हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे द पंजाब म्यूनसिपल एक्ट 1911, जिसमें हम पढ़ेंगे नोटिस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लाइंस से रिलेटेड प्रोविज़न विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 214 टू 223। ये सेक्शन एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी यूज़फुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आपको किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैंने सभी डिटेल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। एंड आपको पंजाब म्यूनसिपल एक्ट के भी नोट्स चाहिए, प्रॉपर पीडीएफ में आपको मिल सकते हैं, आप डीएम कर सकते हैं। लेट्स start with the section 214, which is dealing with the reasonable time for the compliance to be fixed. If the municipality gives the notice requiring someone to do an act and the act itself does not mention any time limit, then the notice must provide a reasonable time to the complete that act. ठीक है, 214 सेक्शन क्या कह रहा है कि अगर म्यूनसिपैलिटी कमेटी किसी भी पर्सन को कोई काम करने के लिए नोटिस इशू करती है तो उस काम के लिए कोई भी स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं दी गई है। बट ठीक है, कोई भी नोटिस इशू कर रही है, ठीक है, म्यूनसिपैलिटी, बट उस काम करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं दी गई है उस एक्ट में। ठीक है, तो नोटिस में एक रीज़नेबल टाइम मेंशन करना ज़रूरी होगा। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 215, विच इज़ डील विद द ऑथेंटिकेशन सर्विस एंड वैलिडिटी ऑफ द नोटिस। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है इसका, ऑथेंटिकेशन ऑफ नोटिस। एवरी नोटिस इशू बाय द म्यूनसिपल कमेटी अंडर द एक्ट और एनी रूल और बाय लॉ। ठीक है, हर नोटिस को कौन इशू करेगा? म्यूनसिपल कमेटी इशू करेगी। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, मस्ट बी इन राइटिंग एंड द साइन बाय। कैसा होना चाहिए ये नोटिस? इन राइटिंग में होना चाहिए। ठीक है, राइटिंग में होना चाहिए, रिटन फॉर्म में होना चाहिए, और साइन बाय किस किस के साइन होने चाहिए? प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के, सेक्रेटरी के, और या फिर असिस्टेंट सेक्रेटरी के, या फिर ऑथराइज्ड मेंबर ऑफ सब कमेटी के। आगे क्या कह रहे हैं, स्पेशल रूल और इम्पोर्टेंट के बाद क्या बता रहे हैं सेक्शन में, इफ़ दी पावर आर डेलीगेटेड अंडर सेक्शन 33B। ठीक है, अगर पावर्स डेलीगेटेड करी जा रही है सेक्शन 33B के अंडर, द मेडिकल ऑफिसर ऑफ द हेल्थ में ऑल्सो साइन सच नोटिस। ठीक है, मेडिकल ऑफिसर जो ऑफ हेल्थ होगा वो भी उस नोटिस पर साइन कर सकता है। आगे क्या कह रहे हैं, नोटिस में बी सर्व्ड बाय। ठीक है, नोटिस सर्व करने के कुछ प्रिस्क्राइब मेथड के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, गिविंग डायरेक्टली टू द पर्सन कंसर्न, डायरेक्ट पर्सन को दे सकते हैं नोटिस, और डिलीवर और लिविंग इट एट द पर्सन यूजुअल रेजिडेंस और बिजनेस। ठीक है, उसके रेजिडेंस या बिजनेस प्लेस पर भी डिलीवर किया जा सकता है नोटिस। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं, थर्ड पॉइंट में, गिविंग इट टू दी एन अडल्ट फैमिली मेम्बर और दी सर्वेंट। ठीक है, अडल्ट फैमिली मेम्बर को भी या फिर सर्वेंट को भी नोटिस दिया जा सकता है। और या फिर फोर्थ पॉइंट में कह रहे हैं, इफ़ दिस सर्विस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर सर्विस पॉसिबल नहीं है तो नोटिस को फिक्स एट द विजिबल या फिर कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द रेजिडेंट्स और द बिजनेस। ठीक है, नोटिस को क्या करेंगे, प्रॉपर्टी के विजिबल पार्ट पे अफिक्स किया जा सकता है। ठीक है, वहाँ पे अफिक्स कर देंगे जहाँ पे इजीली सबको दिख सके कि वहाँ पे नोटिस लगा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या करें, इफ़ पर्सन लिव्स आउटसाइड द म्यूनसिपल लिमिट, if the person residence business is outside municipality limits, the notice may be sent through the register post to his usual address। इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर पर्सन म्यूनसिपैलिटी के बाहर रहता है, ठीक है, म्यूनसिपैलिटी लिमिट के बाहर है, तो नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू उसको भेजा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं, इफ़ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी हैज़ नो रेजिडेंस or business inside the municipality, then notice addressed to the owner may be served on the occupier of that property। That means अगर ओनर म्यूनसिपैलिटी के अंदर अवेलेबल नहीं है तो नोटिस ऑक्यूपायर को सर्व किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं, इफ़ द ऑक्यूपायर्स एड्रेस इज़ नॉट नोन, नोटिस में बी सर्व्ड बाय ए फिक्स इट एट ऑन द विजिबल पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर ऑक्यूपायर का एड्रेस भी नहीं पता है, ठीक है, तो नोटिस प्रॉपर्टी पर फिक्स कर दिया जाएगा।
Fifth point, validity of the notice. A notice does not become invalid only because of defect in that form. ठीक है, क्या कह रहा है सेक्शन 215 का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी कह रहा है कि सिर्फ नोटिस के फॉर्मेट में कोई टेक्निकल डिफेक्ट होने से नोटिस इनवैलिड नहीं होगा. नेक्स्ट सेक्शन है 216 विच इज़ डील विद दिस सर्विस व्हेन ओनर्स एंड ऑक्यूपायर आर डिफरेंट पर्सन. ठीक है, इफ़ द ओनर एंड द ऑक्यूपायर आर डिफरेंट द नोटिस शुड गो टू द पर्सन प्राइमरी लाइबल. ठीक है, ऐसे अगर ओनर और ऑक्यूपायर अलग अलग होते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी के, तो ऐसी सिचुएशन में नोटिस उस पर्सन को दिया जाएगा जो प्राइमरीली लाइबल होगा. इफ़ डाउट एग्जिस्ट नोटिस मे गिवन टू दी बोथ. ठीक है, अगर डाउट हो कि लाइबिलिटी किसकी है तो म्यूनसिपैलिटी दोनों को नोटिस भेज सकती है. इफ़ द ओनर इज़ नॉट रिजाइडिंग विद इन द म्यूनसिपैलिटी द सर्विस ऑन ऑक्यूपायर इज़ सफिशेंट. ठीक है, और अगर ओनर म्यूनसिपैलिटी के अंदर रिसाइड नहीं करता तो ऑक्यूपायर को सर्विस सफिशेंट मानी जाएगी. ठीक है, जो भी सर्विस होगी नोटिस की वो ऑक्यूपायर को करी जाएगी, उसी को ही सफिशेंट माना जाएगा. Next, section number 217, mode of giving notice to the owner or occupier of the property. If the owner or the occupier is unknown, the notice may be served by A में क्या कह रहे हैं, डिलीवरी रिटर्न नोटिस टू अ पर्सन ऑन द प्रॉपर्टी, और इफ़ नोबडी इज़ प्रेजेंट अफिक्स ऑन द विजिबल पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी. क्या कह रहे हैं, अगर ओनर या ऑक्यूपायर की आइडेंटिटी अननोन है तो प्रॉपर्टी पर मौजूद किसी भी पर्सन को नोटिस दिया जा सकता है. ठीक है, अगर वहाँ कोई अवेलेबल नहीं हो, ठीक है, प्रॉपर्टी की साइड पे कोई भी अवेलेबल नहीं हो तो नोटिस प्रॉपर्टी के विजिबल पार्ट पर चिपका दिया जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या करें, सेंडिंग बाय प्रीपेड पोस्ट एड्रेस सिंपली एज ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ दैट प्रॉपर्टी. ठीक है, नोटिस को प्रीपेड पोस्ट से सिर्फ ओनर या ऑक्यूपायर के एड्रेस करके भी भेजा जा सकता है. Next we have the section number 218 which is deal with the publication of public notice. Public notice shall be published by proclamation, public announcement or by any other method prescribed by the state government through rules. ठीक है, पब्लिक नोटिस को प्रोक्लेमेशन यानी पब्लिक अनाउंसमेंट के थ्रू पब्लिश किया जा सकता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग किसी और प्रिस्क्राइब मेथड से भी पब्लिश किया जा सकता है. अब आते हैं सेक्शन नंबर 219 जो कि बात कर रहा है पेनल्टी फॉर डिसओबीडियंस ऑफ ऑर्डर ऑफ कमेटी. ठीक है, पेनल्टी अप्लाइज वेयर अ पर्सन disobeys the lawful directions, violates the public notice, ignore the written notice, ब्रीच एनी कंडीशंस ऑफ द म्यूनसिपल परमिशन. ठीक है, अगर कोई पर्सन म्यूनसिपल कमेटी के लॉफुल डायरेक्शंस को इग्नोर करता है या फिर पब्लिक नोटिस का वायलेशन करता है और रिटर्न नोटिस के कंप्लायंस नहीं करता या फिर म्यूनसिपल परमिशन की कंडीशन को भी ब्रेक करता है तो यहाँ पे उस पर पेनल्टी लगाई जा सकती है. पनिशमेंट फाइन अप टू 500 रुपीज़, कंटिन्यूइंग ब्रीच एडिशनल फाइन अप टू 5 रुपीज़ पर डे. ठीक है, इसमें पेनल्टी क्या बता रहे हैं, अगर कोई पर्सन वायलेशन कर रहा है मतलब कि जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा, अगर ठीक है उसमें क्या पेनल्टी दी जाएगी, 500 रुपीज़ तक का फ़ाइन लगा सकते हैं उस पर. अगर कंटिन्यूस वायलेशन कर रहा है ठीक है तो इसमें एडिशनल फ़ाइन क्या लगेगा, 5 रुपीज़ पर डे इम्पोज किया जाएगा उस पर. प्रोवाइजो में क्या कह रहे हैं, इफ़ नोटिस फिक्स टाइम and the act gives no time limit, magistrate decide whether the time was reasonable. ठीक है, और अगर नोटिस में टाइम लिमिट दी गई थी ठीक है तो मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि वो टाइम रीजनेबल था या नहीं. नेक्स्ट सेक्शन में 220 सेक्शन पावर ऑफ कमेटी इन इवेंट ऑफ नॉन कंप्लाइंस. ठीक है, दिस सेक्शन गिव्स द पावर टू द म्यूनसिपल कमेटी व्हेन पर्सन डज नॉट फॉलो और कंप्लाई विद द नोटिस इशू अंडर the act, then the committee may itself get that work done through its officer, but before doing it 6 hour notice must be given. ठीक है, अगर कोई पर्सन म्यूनसिपैलिटी के नोटिस का कंप्लाइंस नहीं करता तो म्यूनसिपैलिटी खुद वो वर्क परफॉर्म करेगी. ठीक है, लेकिन ऐसा करने से पहले कंसर्न पर्सन को 6 घंटे मिनिमम 6 घंटे मतलब 6 आवर्स का नोटिस देना ज़रूरी है. Then we have the section number 221 which is dealing with the penalty for obstruction.
if any person willfully obstruct the municipal committee or any officer or a servant of committee or any person authorized by the committee while they are exercise the power given under this act, that person can be punished with the fine up to extend up to 500 रुपीज़। ठीक है, अगर कोई पर्सन म्यूनसिपल कमेटी और उसके ऑफिसर या सर्वेंट या ऑथराइज पर्सन के काम में कोई भी जानबूझ के रुकावट डालता है तो उस पर 500 रुपये तक का फाइन लगाया जा सकता है। Section number 222, recovery of cost of execution. If under this act the owner or the occupier was required by the committee to do any work and fail to do, and the committee complete that work itself, and the committee can recover the cost from the person in default। ठीक है, अगर कोई ओनर या ऑक्यूपायर को कोई वर्क करने के लिए दिया गया था, ठीक है, और उसने नहीं किया तो फिर बाद में म्यूनसिपल कमेटी ने वो वर्क खुद कंप्लीट कर दिया तो कमेटी उसका खर्चा रिकवर कर सकती है। ठीक है, रिकवरी डिफ़ॉल्ट करने वाले पर्सन से ही की जाएगी। ठीक है, जो भी पैसे की रिकवरी होगी वो जिसने डिफ़ॉल्ट किया उस पर्सन से ही की जाएगी। फॉर दी रिकवरी पर्पस बोथ दी ओनर एंड द ऑक्यूपायर ट्रीटेड एज बीइंग डिफ़ॉल्ट। ठीक है, दोनों को क्या माना जाएगा कि दोनों ही डिफ़ॉल्ट है रिकवरी करने के लिए। ठीक है, रिकवरी पर्पस के लिए उन्हें दोनों को डिफ़ॉल्ट माना जाएगा, ओनर और ऑक्यूपायर को। बट द पर्सन हु हैज़ वाज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल अंडर द टेनेंसी एग्रीमेंट और बायलॉज इज ट्रीटेड एज अ प्राइमरीली लाइबल। ठीक है, जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है अंडर दी टेनेंसी एग्रीमेंट या फिर बायलॉज, उसको क्या माना जाएगा, वो क्या है, प्राइमरीली लाइबल है। जैसे नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इफ़ द ओनर वॉज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल बट द कमेटी रिकवर्ड मनी फ्रॉम द ऑक्यूपायर में डिडक्ट दैट अमाउंट फ्रॉम द फ्यूचर रेंट और रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम द ओनर। ठीक है, अगर ओनर रिस्पॉन्सिबल था लेकिन कमेटी ने अमाउंट ऑक्यूपायर से रिकवर कर लिया तो ऑक्यूपायर क्या करेगा, फ्यूचर रेंट में से उस अमाउंट को डिडक्ट कर सकता है। ठीक है, या ओनर से रिकवर कर सकता है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द ऑक्यूपायर कैनॉट बी फोर्स टू पे मोर देन द अमाउंट ऑफ rent due or become due to the owner unless the occupier refuse to disclose the correct rent details the owner information to the committee। क्या करें, लेकिन जनरली ऑक्यूपायर को ड्यू रेंट अमाउंट से ज़्यादा पेमेंट करने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। The burden to prove that the demanded amount exceed the rent due lies on the किस पे होगा, lies occupier पे होगा। ठीक है, burden of proof। The money recovered by the committee may be recovered by filing a suit or by applying to the magistrate having jurisdiction or through a distress and the sale of movable property of a liable person। that means म्यूनसिपल कमेटी रिकवरेबल अमाउंट को 3 तरीक़ों से रिकवर कर सकती है। ठीक है, सिविल सूट फाइल करके और या फिर मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन देके या फिर लाइबल पर्सन की मूवेबल प्रॉपर्टी को डिस्ट्रेस या फिर सेल करके। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इफ़ द अमाउंट इज़ पेबल बाय द ओनर इट रिमेन्स अ चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी अनटिल द पेमेंट इज़ मेड। ठीक है, अगर अमाउंट ओनर के अगेंस्ट पेबल है तो वो प्रॉपर्टी पर चार्ज भी बन सकता है जब तक पेमेंट ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, दिस सेक्शन डज नॉट कैंसिल और अफेक्ट एनी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टिंग बिटवीन दी ओनर एंड दी ऑक्यूपायर। ठीक है, ये सेक्शन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को या इफेक्ट या फिर कैंसिल नहीं करता जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ओनर या फिर ऑक्यूपायर के बीच में, सॉरी ओनर एंड ऑक्यूपायर के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको कैंसिल या फिर अफेक्ट नहीं करेगा ये सेक्शन। वेयर वर्क इज एग्जीक्यूटेड बाय द कमेटी अंडर सेक्शन नंबर 113 और 114 द कॉस्ट में ऑल्सो बी रिकवर्ड इन द सेम मैनर प्रोवाइडेड अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, अगर कोई भी वर्क एग्जीक्यूटेड किया गया है किसके द्वारा, कमेटी के द्वारा। ठीक है, अंडर सेक्शन 113 और या फिर 114 के अंडर, तो जो भी कॉस्ट होगी इसकी ये रिकवर सेम ही मैनर में की जाएगी जो भी हमने पिछले स्लाइड में, ठीक है, पढ़ा कि जैसे इस सेक्शन में रिकवर करी गई है वैसे ही 113 एंड 114 में कॉस्ट को रिकवर किया जाएगा। देन वी हैव द लास्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 223, रिलीफ टू agent and trustee। If an agent or a trustee receives rent or property income for an owner, he is not personally liable to perform the municipal obligation from his own money. He will be liable only if he has owner's fund available or should
have had them except for his own default। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर कोई एजेंट या ट्रस्टी ओनर के बिहाफ पर रेंट या प्रॉपर्टी इनकम रिसीव करता है तो उसे अपनी पर्सनल पॉकेट से म्यूनसिपल ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने की लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ उतनी एक्सटेंट तक लाइबल होगा जितना ओनर के फंड उसके पास अवेलेबल है। The burden of proof is on the agent or trustee to show that he is deserve relief। ठीक है, एजेंट या ट्रस्टी को खुद प्रूव करना होगा कि वो रिलीफ के लिए इंटाइटल है। ठीक है, इफ़ लेटर ही रिसीव ओनर्स मनी द कमेटी गिव नोटिस टू यूज़ दैट मनी ही मस्ट कंप्लाई। अगर बाद में उसके पास ओनर का पैसा आ जाता है तो फिर म्यूनसिपल कमेटी उस पैसे को उस यूज़ करने का नोटिस देती है तो उसे कंप्लाइंस करना होगा। इफ़ ही फेल्स आफ्टर नोटिस ही बिकम पर्सनली लाइबल। नोटिस के बाद भी कंप्लाइंस ना करने पर एजेंट या ट्रस्टी पर्सनली लाइबल हो सकता है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किए सेक्शन नंबर 214 से लेकर 223 तक के सेक्शंस कवर किए। अगर आप किसी भी आगे और भी किसी प्रोविजंस चाहते हैं कि मैं कवर करूँ पंजाब म्यूनसिपल एक्ट की, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, मेरे नोट्स पसंद आए हों एंड वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा हो, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दी ईजी नोट्स। एंड आप मुझे टेलीग्राम पर DM भी कर सकते हैं, आपको किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए। अगर आपको पंजाब म्यूनसिपल एक्ट्स के भी नोट्स चाहिए प्रॉपर PDF में आपको मिल सकते हैं, इसके लिए आपको DM करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।